हेलो एवरीवन। तो आज कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर सेकेंड, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने कल बात करी थी आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 की, जहाँ पर हमने फोर्स्ड लेबर और जो 14 ईयर बिलो हैं उनके लिए कि वो हैजार्डस जो वर्क है, फैक्ट्रीज़ हैं, माइंस हैं, उसको वहाँ पर काम नहीं करवा सकते। इसके बारे में हमने बात करी थी आर्टिकल 24। तो याद रखना आर्टिकल 23 फोर्स्ड लेबर से रिलेटेड है एंड आर्टिकल 24 इज रिलेटेड टू दी चिल्ड्रन। ओके, नाउ कम टू द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कि भाई कोई भी इंसान, एनीवन, इट्स हिज और हर विश टू फेथ एनी ऑफ द रिलीजन, इन फेथ एनी ऑफ द रिलीजन। कोई किसी भी रिलीजन को माने, यहाँ पर को हम किसी को प्रोवोक नहीं कर सकते, ठीक है, या फिर हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं मनवा सकते, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एवरीवन एंजॉयज द राइट टू फॉलो द रिलीजन ऑफ हिज or her choice. This freedom is considered as a hallmark of democracy. Historically, there were rulers and emperors in different parts of the world who did not allow residents of their countries to enjoy the right to freedom of religion. Persons following a religion different from that of the ruler were either persecuted or forced to convert to the official religion of the rulers. Therefore, democracy has always incorporated the freedom to follow the religion of one's choice as one of its basic principles. ऐसा हुआ है, इंडिया में भी ऐसा बहुत हुआ है कि रिलीजन कन्वर्ट कराना, ठीक है, ज़बरदस्ती रिलीजन कन्वर्ट कराना, ऐसा हुआ है। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो ऐसे बहुत सारे रूलर्स आपको मिलेंगे जहाँ पर को ज़बरदस्ती उन्होंने रिलीजन कन्वर्ट करवाया था, ठीक है। तो ये सब फेस किया था इंडिया ने। मैं बार बार कह रहा हूँ, इंडिया ने जो जो चीज़ें फेस की, वट एवर इंडिया फेस्ड इन पास्ट, उसने उसको फॉलो किया कहाँ? अपने कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उसको सही करा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। जब आज़ाद हुआ इंडिया तो वो सब चीज़ें जो जो फेस करी थी, जो प्रॉब्लम्स फेस की थी, वो सब सही हो रही हैं अब। राइट्स मिल गए, ठीक है, राइट्स में भी इक्वलिटी मिल गया, ठीक है, फ्रीडम मिल गया, और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिल गया, ठीक है। फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप इन इंडिया, एवरीवन इज फ्री टू चूज अ रिलीजन एंड प्रैक्टिस दैट रिलीजन। कोई भी है, वो कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकता है यहाँ पर। अब हाँ, ऐसा भी है कि कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकता है या फिर नो रिलीजन, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं नो रिलीजन का भी, ठीक है, कि भाई कोई रिलीजन ही नहीं है। वो भी एक अपने आप में ठीक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जहाँ पर को अगर कोई रिलीजन ही ना हो तो इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं अमंग पीपल, अपंग पर्सन्स, वो आएंगी ही नहीं, ठीक है। चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड हो, इक्वालिटी से रिलेटेड हो, अनटचेबिलिटी से रिलेटेड हो, अगर रिलीजन ही ना हो तो ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि रिलीजन ही ना हो। कोई ऐसे लोग भी हैं बहुत सारे जो रिलीजन मानते ही नहीं है। अब सोचो, जो रिलीजन ही नहीं मानता हो उसके लिए तो फिर हर एक रिलीजन सेम है, हर एक कास्ट सेम है, ठीक है, क्योंकि उसके लिए तो वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। Freedom of religion also includes the freedom of conscience. This means that a person may choose any religion or may choose not to follow any religion. Freedom of religion includes the freedom to profess, follow, and propagate any religion. Freedom of religion is subject to certain limitation. The government can impose restrictions on the practice of freedom of religion in order to protect public order, morality, and health. This means that the freedom of religion is not an unlimited right. The government can interfere in religious matters for rooting out certain social evils. For example, in the past, the government has taken steps banning practices like sati, bigamy, or human sacrifice. Such restrictions cannot be opposed in the name of interference in right to freedom of religion. हाँ, ये बात बहुत सही है, अपने आप में बहुत वेट रखती है बात, कि पहले के टाइम पे इस रिलीजन के नाम पे बहुत सारे ऐसे काम होते थे, ह्यूमन सेक्रीफाइस होता था। सोचिए, मतलब कितना, अभी तो बहुत ही वियर्ड साउंड कर रहा है, ह्यूमन सेक्रीफाइस, नर बलि दी जाती है। जैसे आज के लिए अब जैसे अभी तो अब एनिमल सेक्रीफाइस होने लगा ना। पहले के टाइम पे ह्यूमन सेक्रीफाइस, मतलब कहीं कुछ पूजा वूजा है, वर्शिप है, तो ह्यूमन सेक्रीफाइस होता था। कितना वियर्ड है, मीन्स एनिमल सेक्रीफाइस इज ऑल्सो वियर्ड थिंग, ठीक है, वो भी अच्छा नहीं, लेकिन चलो
एक बार के लिए उसको अगर कंसिडर करते तो ह्यूमन ही ह्यूमन का सेक्रीफाइस कर दे, ये तो अपने आप में वियर्ड है ना। तो ये इसको हटाया। सती था, ठीक है, सती हो जाती थी अगर कोई किसी लेडी का हस्बैंड मर गया तो वो उसी की उसको प्रोवोक किया जाता था। हालांकि ऑब्वियस है, आई डोंट थिंक कि कोई लेडी खुद से अंदर से मोटिवेट हो जाए और अपनी ही जो हस्बैंड है उसकी चिता में जाके बैठ जाए। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई करेगा, ठीक है। लेकिन होता क्या था कि उस सती प्रथा में प्रोवोक किया जाता था कि ऐसा किया जाए, तो बस उसके बाद देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। तो ऐसी चीज़ें जो एक तरह का हम कह सकते हैं ऑर्थोडॉक्स कुछ चीज़ें थी जो सही नहीं थी, तो अगर ऐसा कुछ प्रैक्टिस हो रही है उस रिलीजन से रिलेटेड तो उसको रिमूव किया जाए। गवर्नमेंट बैन कर सकती है उस चीज़ को, जैसे किया भी गया, ठीक है। सती प्रथा हटाई गई। तो है आपको पता होगा कि किस कब हटाई गई थी और उस समय पर को कौन आपका गवर्नर था। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नहीं पता है तो आपको पता करनी पड़ेंगी, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे। द लिमिटेशंस ऑन दी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑलवेज प्रोड्यूस टेंशन बिटवीन फॉलोअर्स ऑफ वेरियस रिलीजन्स एंड द गवर्नमेंट। When the government seeks to restrict some activities of any religious groups, people of that religion feel that this is interference इन द रिलीजन। अगर होता क्या कभी कभी रिलीजन से रिलेटेड कोई एक्टिविटी चल रही है और अगर गवर्नमेंट उसको रोकना चाह रही है, कि कभी भी होता है क्या है कि अपने अपने फेथ हैं रिलीजन पे, उससे रिलेटेड कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। तो अगर उसको रोकना चाहे गवर्नमेंट तो फिर उस पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है। तो ये हमेशा टेंशन का एक कॉन्सेप्ट बने रहता है, टेंशन एक कन्फ्लिक्ट सब्जेक्ट रहता है। जैसा आप सुनते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें तो जो मेजर रिलीजन है उनमें तो ज़्यादा ही रहता है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिकम्स अ मैटर ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी फॉर येट अनदर रीजन। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गारंटीड द राइट टू प्रोपगेट one's religion. This includes persuading people to convert from one religion to another. However, some people resent conversions on the ground that these are based on intimidation or inducement. The Constitution does not allow forcible conversion. It only gives us the right to spread information about our religion and thus attract others to it. तो हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट राइट दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि आप अपने रिलीजन को क्या करो, स्प्रेड कर सको। आप ठीक है, आप जाओ अपना रिलीजन स्प्रेड करो। अगर कोई उससे अट्रैक्ट होता है आपके रिलीजन के लिए तो वो एडॉप्ट कर सकता है, बट ये नहीं कि आप उसको ज़बरदस्ती भाई नहीं कन्वर्ट करना ही है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। और इसमें भी थोड़ा से बहुत सारे कन्फ्लिक्ट हुए हैं, ठीक है। उनके बारे में हम बाद में एक सीरीज चलाएंगे जिसमें सिर्फ जो जो केसेस हुए हैं उन्हीं के बारे में डिस्कशन होगा, ठीक है। Equality of all religion. Being a country which is home to several religions, it is necessary that the government must extend equal treatment to different religions. Negatively, it means that the government will not favor any particular religion. ठीक है, इसका नेगेटिवली इट मीन्स वही है कि फेवर किसी को नहीं गया, सभी को फेवर देना मतलब किसी को भी फेवर न देना। इंडिया डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन। याद रखना, इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का एक अपना ऑफिशियल रिलीजन है, दैट इज़ मुस्लिम। बट इंडिया डज नॉट हैव एनी रिलीजन बिकॉज इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री, जिसकी हमने पहले ही बात करी थी कि इंडिया किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करता है, ठीक है। और नहीं इसका कोई ऑफिशियल रिलीजन है। जब पाकिस्तान तो बना ही इस एम से था कि उसको, आपने देखा ना पाकिस्तान कौन कौन से एरिया था, पंजाब वाला पोर्शन, जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन, ठीक है। और पहले अगर कहें तो ईस्टर्न पाकिस्तान में बांग्लादेश वाला पोर्शन, वो तो जो मुस्लिम मेजोरिटी वाले एरियाज थे उन्हीं को लेके तो पाकिस्तान बनाया गया था। तो ऑब्वियस था, तो उनका तो ऑफिशियल रिलीजन ही मुस्लिम होना था। लेकिन इंडिया डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन, ओके। तो उनका तो पहले से कॉन्सेप्ट था कि वी विल मेक अ सेकुलर कंट्री। नाउ कमिंग again, though what it say,
We don't have to belong any particular religion in order to be a prime minister or president or judge or any other public official. We have also seen that under the right to equality there is a guarantee that government will not discriminate on the basis of religion in giving employment. The institution run by the state will not preach any religion or give religious education, nor will they favor persons of any religion. The objective of these provisions is to sustain and nurture the principle of secularism. Means कि यहाँ पर कोई एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि कोई जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं वहाँ पर को रिलीजियस रिलेटेड कोई एजुकेशन नहीं दी जाती। वहाँ पर को कभी आप नहीं देखोगे। हाँ, प्राइवेट में ऐसा हो सकता है कि रिलीजियस व्यूज़ रखे जाएँ, लेकिन आप कभी भी इस बात को देखना कि गवर्नमेंट स्कूल्स में रिलीजन से रिलेटेड कभी भी कोई भी एजुकेशन या फिर रिलीजियस्टिक व्यूज़ कभी भी स्प्रेड नहीं किए जाते हैं। ठीक है, इसके पीछे का यही रीज़न है कि इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री। ओके, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि वहाँ पर कोई ये बात है कि हम स्प्रेड करेंगे अपने व्यूज़ ताकि उससे कोई अट्रैक्ट हो उस रीजन के लिए, लेकिन अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ऐसा होने लगा तो इसका मतलब है कि आप पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट कर रहे हो, तो फिर कैसे इंडिया एक सेकुलर कंट्री हो गया। तो इसके पीछे का एक कॉन्सेप्ट ये है। ओके, इसको अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में देख लें एक बार, ठीक है, और यू कैन इजीली सी दैट आर्टिकल 25 दिस नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको इन नंबर्स को भी याद रखना है क्योंकि ये आपके आने वाले फ्यूचर में जब भी आप कंप्यूटर एग्ज़ाम के लिए बैठोगे तो ये कहीं ना कहीं मैटर करेंगे। ठीक है, कि आर्टिकल कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स तो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, आर्टिकल 25 आप देख सकते हैं यहाँ पर को कहता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्रीडम फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। Subject to public order, morality and health, and to the other provision of this part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion। मतलब subject to public order, morality and health, ये तीन यहाँ पर को points you have to remember that in public order, morality और health, इन तीनों के बेसिस पे आपको रोका जा सकता है प्रैक्टिस से। ठीक है, अगर कुछ ऐसा हो रहा है कि आप कुछ ऐसा करो जिससे इस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है तो आपको उस प्रैक्टिस से या फिर उस जो आप रिव्यू दे रहे हो या फिर फैला रहे हो स्प्रेड, उसको करने से रोका जा सकता है। अदरवाइज all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right free to profess, practice and propagate religion. Nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law. ओके, फिर यहाँ पर को पॉइंट्स हैं बहुत सारे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी वास्ट डियर। ठीक है, इसमें आप ये नहीं सोचना है कि इतना ही है। अगर आप इसको पढ़ने बैठेंगे तो आपको ये बहुत टाइम लेता है कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, now come to cultural and educational rights. When we talk of the Indian society, the image of diversity comes before our minds. India is not made up of a monolithic society. We are a society that has a vast diversity. In such a society that is full of diversity, there would be social sections which are small in numbers compared to some other groups. If a group is in minority, will it have to adopt the culture of the majority? ऐसा होगा अगर if a group is in minority, will it have to adopt the culture of the majority? Our question believes that diversity is our strength. Therefore, one of the fundamental right is the right of the minorities to maintain their culture. This minority status is not dependent only upon religion. सरदार हुक्म सिंह, इन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट की बात है, इसको अभी हम देखेंगे। ठीक है, linguistic and cultural minorities are also included in this provision. Minorities are groups that have common language of religion and in particular part of the country or in the country as a whole. They are outnumbered by some other social sections. Such communities have a culture, language and a script of their own and have the right to conserve and develop
these. All minorities, religious or linguistic, can set up their own educational institutions. By doing so, that they can preserve and develop their own culture. The government will not, while granting aid to educational institutions, discriminate against any educational institution on the basis that it is under the मैनेजमेंट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी। अब यहाँ पर कोई बात है कि हमारे इंडिया में हम जानते हैं, एज यू नो ऑल दैट वी हैव अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है, हमें बहुत सारे मेजोरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ हैं। ठीक है, स्पेशली यहाँ पर माइनॉरिटीज़ की बात ज़्यादा है। ठीक है, कि माइनॉरिटीज़ को ऐसा ना हो कि अगर मेजोरिटी ज़्यादा है तो माइनॉरिटी भी मेजोरिटी को ही उसी को मानते हुए चले जो वो कहें। तो ऐसा ना हो कि वो उनका अपना कल्चर भूल जाए, उनका अपना कल्चर ख़त्म हो जाए। तो उसको बचाने के लिए, उसको सेव करने के लिए ये राइट उनके लिए बनाया गया है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। ठीक है, दोनों याद रखने हैं। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, any section of the citizen residing in the territory of India or any part of their of having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same। कि कोई भी पर्सन, ठीक है, सिटीजन, ओके, यहाँ पर कोई एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स का आया तो समझना यहाँ पर को उन लोगों की बात की जा रही है जो इंडिया के ही हैं, जिनके पास अपना वोटर आईडी, आधार, ठीक है, तो उनकी बात यहाँ पर हो रही है। तो उनका अगर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, कुछ स्क्रिप्ट है, कल्चर है, तो उसको बचाने का, उसको कंजर्व करने का राइट उनको है। एंड नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। कोई भी सिटीजन है उसको डिनाई नहीं किया जाएगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आने से। ठीक है, ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज एंड और एनी ऑफ देम। एंड आर्टिकल 30 है कि यहाँ पर कोई ये लोग अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ऐसा क्यों करा जा रहा है? ताकि ये अपने कल्चर को, अपनी स्क्रिप्ट को, अपने लैंग्वेज को कंजर्व कर सकें। अब कंजर्व करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए, तो उनको एक प्रिविलेज दे दिया गया, एक राइट दे दिया गया। प्रिविलेज नहीं कहेंगे, राइट कहना ठीक वर्ड रहेगा, इट सुटेबल वर्ड रहेगा। ठीक है, कि आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू स्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। ये उनको राइट दे दिया गया कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ओके, नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसको बी आर अम्बेडकर ने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है या सोल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स भी कहा है, दैट इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। बिना इसके बाकी बचे हुए 5 राइट्स दे आर नथिंग। ठीक है, वो कुछ नहीं है। ये बाकी जो फंडामेंटल राइट्स हमने जितनी भी बातें करी अभी तक, वो सारी व्यर्थ हो जाती हैं, सारी वेस्ट हो जाती हैं अगर ये आर्टिकल, यानी कि ये अगर फंडामेंटल राइट हमारे पास नहीं होता तो सारे की सारा वेस्ट था। ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। मीन्स आपको यहाँ पर को, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो यहाँ पर को आपको बताया गया है कि आप क्या कर सकते हो। अब ये फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए यहाँ पर को एक अलग से राइट बना दिया गया जिसमें ये बताया गया है कि भाई आप क्या कर सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। ओके, one would agree that our constitution contains a very impressive list of fundamental rights, but merely writing down a list of rights is not enough. There has to be a way through which they could be realized in practice and defended against any attack on these rights. Right to constitutional remedies is to means through which this is to be achieved. Dr. Ambedkar considered the right to constitutional remedies as a heart and soul of the constitution. ठीक है, जो मैंने बोला सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो पूरा बोले तो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट पूछता है एग्जाम में कि किसने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा, तो आपने याद रखना डॉक्टर अंबेडकर। इट इज़ सो बिकॉज दिस राइट गिव्स अ सिटीजन
the right to approach a high court or the Supreme Court to get any of the fundamental rights restored in the case of the violation. The Supreme Court and the high courts can issue orders and give directions to the government for the enforcement of rights. अब ये किस तरह के, I am in minority in my locality but majority in the town. Minority if you look at my language but majority if you go by my religion. Aren't we all minorities? ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है. ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि ये कहना चाह रही है कि आई एम इन माइनॉरिटी इन माई लोकेलिटी, कि मैं अपनी माइनॉरिटी में, अपनी लोकेलिटी में तो माइनॉरिटी में हूँ लेकिन मेजोरिटी इन द टाउन. ऐसा कैसे? जैसे हो सकता है कि अगर आप एक ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ पर को अगर मैं कहूँ कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग ज़्यादा हैं और आप वहाँ पर को अलग रिलीजन के हो तो आप वहाँ पर को माइनॉरिटी हो, लेकिन ऑल ओवर द इंडिया कहा जाए तो आपकी संख्या ज़्यादा है तो आप मेजोरिटी में हो. तो इसका मतलब ये कह रहा है इफ़ यू गो बाय माई आर एंड वी ऑल माइनॉरिटीज, इसका मतलब तो हम सब माइनॉरिटीज़ ही हैं बट अगर रिस्पेक्ट अलग अलग है. अगर इफ़ यू लुक बाय एट माई लैंग्वेज बट मेजोरिटी इफ़ यू गो बाय माई रिलीजन. ठीक है, ऐसा होता है. ठीक है, एक तरह से इसका कहने का मतलब ये सभी तो माइनॉरिटीज़ हैं. ठीक है, तो इसके बारे में आप सोचें तो आप बहुत नए नए व्यूज़ आपके आएंगे. द कोर्ट कैन इशू वेरियल स्पेशल ऑर्डर नोन एज रिट्स. ठीक है, इनको बोलते हैं रिट्स. आर्टिकल 32 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226, इन दोनों आर्टिकल्स को आप याद रखेंगे. आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग आप सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं एंड थ्रू द आर्टिकल 226 यू कैन अप्रोच टू हाई कोर्ट. तो 5 रिट्स यहाँ पर को आपको मिलेंगी. ठीक है, the first one is habeas corpus. A writ of habeas corpus means that the court orders that the arrested person should be presented before it. It can also order to set free an arrested person if the manner of grounds of arrest are not lawful or satisfactory. habeas corpus का मतलब है कि उसको प्रेजेंट किया जाए. habeas corpus का मीनिंग होता है टू प्रेजेंट, कि भी जिसको आपने अरेस्ट किया उसको प्रेजेंट किया जाए. ठीक है, उसकी हमने बात भी करी थी 24 आवर्स वाली. Mandamus, this writ is issued when the court finds that a particular office holder is not doing a legal duty and thereby is infringing on the right of an individual. Okay, अगर कोई भी ऑफिस पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर है वो लीगल ड्यूटी नहीं कर रहा है तो उसके लिए रिट निकाली जा सकती है. दैट इज कॉल्ड मेंडामस. प्रोहिबिशन, दिस कोर्ट इज इशूड बाय हायर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट व्हेन अ लोअर कोर्ट हैज़ कंसिडर्ड अ केस गोइंग बियॉन्ड इट्स जुरिडिक्शन. अगर कोई कोर्ट के पास ऐसा केस है जो उसके जुरिडिक्शन में ही नहीं आता तो उससे कहा जाएगा कि भाई ये आपका काम नहीं है, ये जिसका काम है उसको दिया जाए, या फिर अगर उसके जुरिडिक्शन में आता है तो उससे ले लेगा. ओके, देन क्यो वारंटो. if the court finds that a person is holding office but is not entitled to hold that office. को वारंटो मतलब किस आपके पास क्या है उसका, कि कोई उसके लिए आपका क्राइटेरिया है, कैसे आप उसको होल्ड कर रखे हो. इफ़ द कोर्ट फाइंड दैट अ पर्सन इज होल्डिंग ऑफिस बट इज नॉट एंटाइटल्ड टू होल्ड दैट ऑफिस, इट इश्यूज दैट रिट ऑफ क्यो वारंट एंड रिस्ट्रिक्ट्स दैट पर्सन फ्रॉम एक्टिंग एज एन ऑफिस होल्डर. कि भाई आपका वो क्राइटेरिया ही नहीं है जिसकी वजह से आपने पोस्ट को ले रखा है तो आप नहीं ले सकते, आप उससे हटेंगे तो ये एक रेट है. ओके, सर्चुरारी. अंडर दिस रेट द कोर्ट ऑर्डर्स अ लोअर कोर्ट और अनदर अथॉरिटी ट्रांसफर अ मैटर पेंडिंग बिफोर इट टू द हायर अथॉरिटी ऑफ कोर्ट. मतलब अगर किसी लोअर कोर्ट के पास कोई केस है जो उसके अंदर नहीं आता है, ठीक है, या फिर किसी और अथॉरिटी को ट्रांसफ़र करना है तो बताएगा सर्चुरारी में कि उसको आप क्या कर दो, ट्रांसफ़र कर दो. तो ये 5 रिट हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं. ठीक है. Apart from the judiciary, many other mechanisms have been created in later years of the protection of rights. You may have heard about the National Commission on Minorities, the National Commission on Women, the National Commission on Scheduled Castes, etc. These institutions protect the rights of women, minorities, or Dalits. Besides, the National Human Rights Commission has also been established by law to protect the fundamental एंड अदर काइंड्स ऑफ राइट. ठीक है, सिर्फ यही काफ़ी नहीं है, इसके लिए भी अलग से भी हमने बहुत सारे ऐसे कमीशंस बना रखे हैं जो माइनॉरिटीज़ के राइट्स को लेके अवेयर रहते हैं, उनको देखते हैं कि ये हो रहा है नहीं हो रहा है. ठीक है, एग्जीक्यूट हो रहा है रूल या नहीं हो रहा है. और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है वो तो फिर सभी के लिए है. ठीक है, हमने जो स्टार्टिंग में जो
इंस्टेंस देखा था, एग्जांपल देखा था, तो उसमें भी हमने इसी के बारे में देखा था कि लास्ट में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने ही उसको क्या किया, प्रोपेगेट किया कि वहाँ पर को लोगों को क्या हुआ था, लेस वेजेस मिला था, जो मिनिमम वेजेस था उससे भी कम दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसको भी आप देख लेंगे। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स थे, जिनके बारे में हमने लास्ट 3 डेज से हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है, फॉर ऑल। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे दूँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट ऐसी पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, स्टेट पॉलिसी, DPSP जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म पे, ये कुछ ऐसी पॉलिसी हैं कि जहाँ पर स्टेट को सजेस्ट किया जाता है कि आप ऐसा कर सकते हो, एक एडवाइस दी जा रही है। अब वो डिपेंड करता है स्टेट पे कि उसके पास ऐसे सोर्सेज हैं कर पाने के, तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि DPSPs में क्या क्या है, आर्टिकल 36 to 51 तक ये जाते हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग तरह के प्रोविजंस हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।